पिछले पार्ट में हमने देखा कि फैनियन और एकेडमी के नंबर 1 स्टूडेंट जोंग के बीच फाइट चल रही होती है। तो जोंग अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक ब्लड ड्रैगन अटैक का यूज फैंग पर कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लड ड्रैगन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमें कुछ देर पहले का मिरर स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोंग फैंग के ऊपर वही ब्लड ड्रैगन का अटैक कर रहा होता है और फैंग अपनी स्वार्ड को लेकर उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अटैक फैंग को लगता है तो फैंग के सारे कपड़े फटकर चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और फैंग उस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। तो मिस मिरर फैंग से कहने लगती है, तुम इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फैंग भी कहता है, सच में ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं इसको ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मिस मिरर फैंग से कहती है, तुम्हें अपनी डिफीट को एडमिट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम जाओ सैंग को बाद में भी हरा सकते हो और वैसे भी वो इस मूव का यूज अब बस करने ही वाला होगा। तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है, नहीं, मैं अभी भी रिस्क उठा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर स्पेस के अंदर जोंग के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट लड़ रहा होता है। तभी वो बीच में उस फ्रूट को उठाकर खाने लगता है। ये वही फ्रूट होता है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परिंग होती है और बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती है। और इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि जोंग का ड्रैगन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन फैंग वहीं पर खड़ा होकर उस अटैक को देख रहा होता है और कह रहा होता है, डैम इट, सच में इस फ्रूट का टेस्ट बहुत ही ज्यादा टेरिबल है। इसकी वजह से मेरी इनर बॉडी बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रही है, वैसे मेरी आउटर बॉडी उससे भी ज्यादा दर्द कर रही है। पर तभी हम देखते हैं कि फैंग के अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूआई एनर्जी गैदर हो गई होती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भी पीले कलर में चमकने लगती है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिसे जोंग खड़ा होकर देख रहा होता है। और जब वहां से धुआं हटता है तो हमें पता चलता है कि फैंग को उस अटैक की वजह से ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता और वो कह रहा होता है, लकीली मैं इस अटैक को पहली बार नहीं झेल रहा हूँ। और फिर फैंग जल्दी से अपने पैर को जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट फटकर चिथड़ों में बदल जाती है। तो वो सोचने लगता है, मैं अपनी बैट को जीत चुका हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो फ्रूट तुरंत ही एब्जॉर्ब हो गया और उसका इफेक्ट भी पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हुआ है। इस वजह से मेरी पावर पिछली बार से बहुत ही ज्यादा भारी है और मैं इस अटैक को झेल पाया। ये सब देखकर स्टेडियम में मौजूद सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं, आखिरकार ये इतना ज्यादा खतरनाक अटैक को कैसे रोक सकता है, क्योंकि इस अटैक को तो एक पीक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं रोक सकता और वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह इंजर्ड हो सकता है। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, क्या ये बास्टर्ड इंसान भी है या फिर कोई मॉन्स्टर है। और इधर हम जोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक हुआ होता है और वो कह रहा होता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस तरह से कैसे सही हो सकता है। और वो फैंग की ओर अपनी स्वाड करते हुए चिल्लाकर कहने लगता है, चीटर, तुमने जरूरी यहाँ पर कोई चीटिंग की है, इसीलिए तुम इस अटैक से बच पाए। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि उसकी ऐसी बात सुनकर सोच रहा होता है, वैसे तो मैंने एक चीटिंग तो की है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं उसे मारने वाला हूँ। और फिर वो जोंग को कहने लगता है, तो अब मेरी बारी है अटैक करने की। ये सुनकर जोंग मुस्कुराते हुए फैंग से कहने लगता है, मैं ये एडमिट करता हूँ कि तुम्हारा डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि तुम अपने अटैक से मुझे हरा सकते हो, क्योंकि मैं कोई कमजोर इंसान नहीं हूँ। पर फैंग जोंग की बात को बीच में ही छोड़कर पीछे मुड़कर कहने लगता है, सर क्यूएंग, क्या आप अपनी स्वाड मुझे दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि फैंग उसका ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो कहने लगता है, पहले मुझे मेरी बात को खत्म करने दिया करो। और इधर हम देखते हैं कि टकलू अंकल अपनी स्वाड को उठाकर स्टेडियम की ओर फेंकने लगते हैं। तो फैंग उस स्वाड को पकड़ लेता है और दोनों हाथों में स्वाड लेकर घुमाने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा क्यूआई एनर्जी से स्लैश होने लगते हैं। ये देखकर टकलू अंकल भी बहुत ज्यादा शौक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, नहीं, क्या ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था कि ब्रोदर फैंग ये भी कर सकता है। इधर हम देखते हैं कि जोंग भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और वो कह रहा होता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार तुमने ये टेक्निक कब सीखी, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता, क्योंकि मुझे इस टेक्निक को सीखने में बहुत ही ज्यादा समय लग गया था। तो इंस्ट्रक्टर भी ये सब देखकर कहने लगता है, ये तो ब्लेड इंटेंट है, आखिरकार ये इतनी छोटी उम्र में इस इंटेंट को कैसे सीख सकता है। और हम देखते हैं कि फैंग जल्दी से अपनी स्पीड का यूज करते हुए अटैक करने के लिए जोंग के ऊपर अपनी दोनों स्वाड को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, मैंने अपने मिरर स्पेस के अंदर इसे 7 बार मारा है, वैसे मैं 9 बार खुद भी मरा हूँ, लेकिन चलो चेक करते हैं कि अब मेरी ट्रू पावर कैसी है।
फिर फैंग उछलकर अपनी एक तलवार में स्पार्क स्वाड टेक्निक और दूसरी तलवार में ब्रेस्क स्वाड टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसको देखकर जोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहने लगता है, मैं अपनी डिफीट को एडमिट करता हूँ, प्लीज रुक जाओ। और वो अपने घुटनों पर आकर सर झुकाते हुए कहने लगता है, मैं हार मानता हूँ, इसीलिए तुम मुझ पर वार करना बंद करो। और हम देखते हैं कि उसके जस्ट पास में आकर फैंग रुक गया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और इधर जोंग अपनी हार मानते हुए कह रहा होता है, मैं हार मानता हूँ, सच में तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो और मैं तुम्हारा सामना कभी भी नहीं कर सकता। ये देखकर अकेडमी के सारे स्टूडेंट भी शॉक हो गए होते हैं और वो कहने लगते हैं, क्या आखिरकार ये छोटा 15 साल का बच्चा पावर रैंकिंग का नंबर 1 स्टूडेंट बन चुका है। और इधर सारे के सारे टीचर भी उसे ऐसा करते हुए देखकर शॉक हो गए होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर के पास वाला आदमी एक सीट पर बैठते हुए कहने लगता है, परफेक्ट स्वाड इंटेंट और ब्लड इंटेंट, सच में इसने इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। फिर हमें पावर रैंकिंग के नंबर 3 स्टूडेंट विंड मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है, क्या इसे जाओ सैंग भी नहीं हरा पाया, आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसे कोई बोल रहा होता है, तो वो जब मुड़कर देखता है तो उसके सामने फैंग खड़ा हुआ होता है और वो कहने लगता है, ओह तो तुम हो यंग मास्टर विंग, तो अब तुम मुझे नेक्स्ट चैलेंज करने वाले हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम जब वहाँ नहीं आए तो मुझे खुद ही यहाँ आकर तुम्हें ढूंढना पड़ा। और हम देखते हैं कि फैंग मिरर स्पेस के अंदर उसे अपने मिरर में प्रोजेक्ट करके उसके स्टेटस देख रहा होता है और कह रहा होता है, विंड एट्रीब्यूट टैलेंट, सच में इसके साथ फाइट करने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये सुनकर विंग मास्टर घबराते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं गिव अप करता हूँ, तुम जीत गई, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और सोचने लगता है, वैसे मैं ओरिजिनली इसके साथ फाइट करना चाहता था जब जोसेंग इसे हरा देता, लेकिन इसने तो अब जोसेंग को भी हरा दिया है, इसीलिए इसके साथ फाइट करने की अब कौन हिम्मत करने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कोई फाइट कर पाएगा। तभी इंस्ट्रक्टर ली के पास में बैठा हुआ आदमी कहने लगता है, टीचर ली तुम्हें अभी अनाउंस कर देना चाहिए। तो टीचर ली भी कहने लगता है, ठीक है मैं अभी अनाउंस करता हूँ। और फिर वो अनाउंसमेंट करने लगते हैं, पावर रैंकिंग इवेंट का विक्ट्री डिसाइड कर दी गई है, फर्स्ट प्लेस पे स्टार साइन अकेडमी का है फैंग यून। और हम देखते हैं कि फैंग यून ये अनाउंसमेंट सुनते हुए वहां पर खड़ा होकर स्टेडियम की ओर देख रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक में लग रहा होता है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग अपने कार्ड के स्टेटस देख रहा होता है और कह रहा होता है, अब मुझे 10,000 पॉइंट हर रोज फ्री में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले कमाए हुए सारे पॉइंट हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए खर्च कर दिए थे। और इसके साथ साथ पावर रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पे आने की वजह से मुझे जो नई स्कूल यूनिफॉर्म मिली है वो भी सच में बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। और यही नहीं, मुझे यहाँ की सबसे ज्यादा लग्जूरियस डोरमेट्री भी मिली है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा स्पेशियस लग रही है। तो वो मिस मिरर के सामने अपनी नई यूनिफॉर्म को पहनकर कहने लगता है, मैं बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा हूँ ना? तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, तुम्हें ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। तो फैंग कुछ सोचते हुए कहने लगता है, अब मुझे और ज्यादा पॉइंट कमाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय है कि मैं यहाँ पर एक घर खरीद लूँ। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से मैं जल्दी से बहुत सारे पैसे कमा पाऊँ? तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, तुम्हें फ्रैक्वेस बीस्ट के साथ फाइट करनी होगी और उनके मटेरियल्स को बेचकर तुम बहुत ही जल्दी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और वैसे एल्केमी और वेपन्स की फोर्जिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रास्ता है। तो ये सुनकर फैंग सोचने लगता है, अब जब मैं पावर रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस पर आ गया हूँ तो मुझे स्कूल के एल्केमिस्ट और ब्लैक स्मिथ से मिलने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाली, इसलिए मुझे सीधे जाकर उनसे मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो टीचर ली के रूम में आ जाता है और कहने लगता है, क्या मैं यहाँ पे किसी एल्केमिस्ट से मिल सकता हूँ? तो टीचर ली उसकी बात सुनकर कहने लगते हैं, ग्रेड 3 एल्केमिस्ट, स्कूल के अंदर एक ही ऐसा एल्केमिस्ट है जो कि ग्रेड 3 का है, पर तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तो फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, टीचर ली तुम्हें तो पता ही है कि मेरा कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गया है, इसीलिए अब मेरे लिए ग्रेड 3 की पिल बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एल्केमिस्ट से मिलकर कोई अच्छी ग्रेड की पिल ले लूँ। तो टीचर ली अपनी सीट से खड़े होते हुए कहने लगते हैं, वैसे किसी भी एल्केमिस्ट को ग्रेड 3 की पिल बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी पिल आसानी से मिल जाए। फिर हमें एकेडमी की एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ
टीचर ली और फैंग आ गए होते हैं और वहां पर बहुत सारे पेड़ छोटे छोटे उगे हुए होते हैं जो कि एक लैब की तरह लग रही होती है। तो उसे देखकर फैंग मन में सोचने लगता है, यहाँ मुझे पास में 10 स्ट्रॉन्ग ओरा महसूस हो रही है। वैसे तो एक ओरा ऐसा है जो कि हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट पे है, लेकिन बाकी सभी बचे हुए पीक मार्शल आर्टिस्ट हैं और शायद ये पीक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ एल्केमिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और हम देखते हैं कि एक आदमी एक छोटी सी मछली को हाथ में लेकर उसको खाने की कोशिश कर रहा होता है शायद, पर तभी वहाँ टीचर ली और फैंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा शौक हो गया होता है और वो अचानक से रुककर मुस्कुराते हुए कहने लगता है, टीचर ली आखिरकार तुमने यहाँ आने की क्यों जहमत उठाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा बिजी आदमी हो। तो टीचर ली कहने लगते हैं, हाँ वैसे तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन मैं इतना ज्यादा बिजी भी नहीं हूँ कि एक 34 साल के ओल्ड ग्रेड 3 एल्केमिस्ट जीनियस से मिलने का समय ना निकाल पाऊँ। तो वो आदमी हंसते हुए कहने लगता है, हाँ मुझे आपको मेरे बारे में इतना ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना ज्यादा भी नहीं हूँ। इधर हम देखते हैं कि फैंग उस एल्केमिस्ट को अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करके उसके स्टेटस को देख रहा होता है और मिस मिरर से कहने लगता है, क्या मुझे इन्हें रिमाइंड करा देना चाहिए कि जिस मछली को ये खाने की कोशिश कर रहे थे वो जहरीली है। तो मिस मिरर कहने लगती है, ये स्टेटस देखकर तुम्हें क्या लगता है कि इनको नहीं पता होगा, इन्हें पहले ही पता होगा। इधर एल्केमिस्ट फैंग को देखते हुए कहने लगता है, ये यंग मैन आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। तो टीचर ली बताने लगते हैं, ये इस जनरेशन का पहला वाला स्टूडेंट है। वैसे तो इसकी एज बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसने दोनों स्वाड और ब्लेड इंटेंट सीख लिए है, इसीलिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर एल्केमिस्ट को भी फैंग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है और वो उसके पास आकर कहने लगता है, इंटरेस्टिंग, मुझे तुम्हारे ऊपर सच में एक रिसर्च करनी चाहिए ताकि मैं पता लगा पाऊँ कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ रही है। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहने लगता है, मुझे ये मत कहना कि अब ये मुझे पर रिसर्च करने के लिए मुझे उस मछली की तरह ही चाटने वाला है। ये सुनकर मिस मिरर भी थोड़ी ऑकवर्ड सा चेहरा बनाने लगती है। इधर टीचर ली फैंग को बताने लगते हैं, फैंग यून, ये हमारी एकेडमी के सिर्फ एक ग्रेड 3 एल्केमिस्ट वैंग जी मास्टर हैं। तो एल्केमिस्ट कहने लगता है, तुम मुझे लाओ वैंग कह सकते हो। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है, तुम्हें मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और फिर वो एल्केमिस्ट और टीचर ली दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो पीछे खड़ा हुआ फैंग अपने मन में सोच रहा होता है, लकीली ये बास्टर्ड मेरे दरवाजे के सामने नहीं रहता, नहीं तो मैं अपने लग्जरियस डोरमेट्री के अंदर 1 मिनट भी नहीं रुक पाता। तभी हम देखते हैं कि एल्केमिस्ट चौंकते हुए कहने लगता है, क्या इसे एक ग्रेड 3 की पिल चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी एक भी नहीं है। पर मैं तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। मैं तुम्हें ये 20 नेचर एनर्जी पिल दे सकता हूँ और अगर तुम्हें ये नहीं खानी तो तुम अपने दोस्त या फिर रिलेटिव को भी दे सकते हो। तो फैंग उस पिल की बोतल को अपने हाथ में लेकर वहां से निकलते हुए कहने लगता है, थैंक यू सर। और फिर उस पिल वाली बोतल को देखते हुए सोचने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो गई क्योंकि मैं अब इन पिल को ऑर्फनेज के डायरेक्टर और वहां पे मौजूद बच्चों को दे सकता हूँ, जिसकी वजह से उनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें 3 दिन बाद का फैंग की डोरमेट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा फर्नेस रखा हुआ होता है, जिसे देखकर फैंग कह रहा होता है, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब मुझे फर्नेस के ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैंग जी ने जिस फर्नेस को ड्रॉप किया है वो सच में बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो मिस मिरर ये बात सुनकर फैंग से कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि कोई एल्केमिस्ट एक बहुत बड़ा फर्नेस लेकर इधर उधर घूमता फिरेगा? तुम्हें पता होना चाहिए कि एक एल्केमिस्ट के पास सिर्फ इतना छोटा ही फर्नेस होता है। ये सुनकर फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। जो कि मुझे वैंग जी से 20 साल का एल्केमिस्ट एक्सपीरियंस मिला है, मैं उसको यूज करके देखना चाहता हूँ। पहले मुझे विंड एट्रीब्यूट से फर्नेस को हवा में उड़ाना होगा, उसके बाद फायर एट्रीब्यूट का यूज करते हुए मुझे फर्नेस के टेम्परेचर को इस स्थिति में रखना होगा जो कि बहुत ही ज्यादा पिल के लिए सूटेबल हो। फिर मुझे हर्ब्स को इसमें डालकर वुड एट्रीब्यूट का यूज कर उसे प्रोटेक्ट करना होगा ताकि वो हाई टेम्परेचर में अपने इफेक्ट को ना खो दे। मुझे ये तो मानना होगा कि वैंग जी की एल्केमिस्ट टैलेंट सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मुझे ये बिगिनिंग से स्टार्ट करना होता तो मैं पक्का ही उनके किए हुए टाइम का 3 गुना टाइम तो मुझे लगता ही इस स्टैंडर्ड पर पहुंचने के लिए। फिर भी चलो ठीक है,
ऐसी रेयर ग्रेड 1 की ब्लड एनर्जी पिल बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती है और एक मिस्टेक की वजह से ही ये पूरी की पूरी पिल खराब हो सकती है। इसीलिए इसे बनाते वक्त मुझे बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, तुम्हें अपनी इस पिल से ही सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि एल्केमी ऐसी नहीं है जो कि बिना एक्सपीरियंस के ही मिल जाए और बिना नॉलेज के। तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए तुम्हें अभी एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो फैंग एक बहुत ही बड़े थैले को उठाते हुए कहने लगता है, ठीक है, प्रैक्टिस यहीं पर खत्म होती है। अब मुझे रैंक 2 की पिल का मैसिव प्रोड्यूस करना होगा ताकि मैं जल्दी से एनर्जी रिकवरी पिल और गोल्ड सोर पिल बना पाऊं और इतने ज्यादा पैसे कमा पाऊं कि मैं जल्दी से यहाँ पर इनर सिटी के अंदर एक घर खरीद लूं और जल्दी से ऑर्फनेज के लोगों को यहाँ पर ले आऊं। तो ये सुनकर मिस मिरर गुस्से में आकर कहने लगती है, हे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने पहले क्या कहा था? तुम्हें एल्केमिस्ट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि तुम्हें कब कितना सामान इस फर्नेस के अंदर डालना है। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग ने बहुत सारी पिल्स की बोतल्स बना ली होती है और वो इनको गिन रहा होता है, 198, 199, 200। मैंने अभी तक 200 बोतल पिल की बना ली है और अगर मैं 1 मिलियन एक बोतल की कॉस्ट रखूं तो अभी मेरे पास 2 मिलियन पैसे हैं। लोग कहते हैं कि एल्केमिस्ट का प्रोफेशन बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने वाला होता है। सच में वो लोग सही कहते हैं, क्योंकि एक एल्केमिस्ट सच में बहुत ही ज्यादा जल्दी और इजी तरीके से रीच हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उन सारी बोतलों को अपने बैग में भरने लगता है और रात में ही उस बैग को लेकर अकेडमी से बाहर जा रहा होता है। तो उसे देखकर स्टूडेंट कहने लगते हैं, सच में ये इतना ज्यादा लेट इतना बड़ा बैग लेकर आखिरकार जा कहाँ रहा है? तो उसके साथ में खड़ा हुआ दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है, ये तो एकेडमी का फर्स्ट प्लेस पर मौजूद स्टूडेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए इसके साथ ऐसे सवाल पूछना ठीक नहीं होगा। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें स्टार साइन बेस की इनर सिटी बिजनेस स्ट्रीट दिखाई जाती है, जहाँ पर एक शॉप ब्लैक रोज के सामने फैंग खड़ा हुआ होता है और वो उस शॉप के अंदर जा रहा होता है। तभी सामने से एक लेडी आकर फैंग को वेलकम करने लगती है और कहने लगती है, हेलो देयर कस्टमर। पर जैसे ही वो फैंग को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहने लगती है, ये तो अकेडमी का फर्स्ट प्लेस पे मौजूद स्टूडेंट है। और फिर वो फैंग को कहती है, आप यही रुको, मैं जल्दी से जाकर बॉस को यहाँ पर बुला कर लाती हूँ। ये सब देखकर फैंग कह रहा होता है, ये रिएक्शन सच में बहुत ही ज्यादा हो गया है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि उस शॉप की ओनर वहाँ पर आती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी होती है और वो फैंग से कहने लगती है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है कि आज हम अकेडमी के फर्स्ट प्लेस के स्टूडेंट को अपने स्टोर में वेलकम कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस चीज की जरूरत है, हम पक्का ही तुम्हें यहाँ पर सेटिस्फाई कर देंगे। तो फैंग उस लेडी को अपने मिरर स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट करके उसके स्टेटस को देखने लगता है। तो उसके स्टेटस को देखकर मिस मिरर कहने लगती है, नो वंडर कि ये लड़की एक स्टोर ऑपरेट करती है, क्योंकि ये भी एक एट्रीब्यूट मार्शल आर्टिस्ट है। इसके पास एक लो रैंक का फायर एट्रीब्यूट टैलेंट है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो ये देखकर फैंग कहने लगता है, ये तो मेरे लिए अनएक्सेप्टेड गिफ्ट हो गया है। और फिर फैंग अपने बैग को निकाल कर एक टेबल पर रख देता है और एक बोतल को निकाल कर उस लेडी को दिखाते हुए कहने लगता है, मैं तो यहाँ पर ये सारी पिल्स बेचने आया हूँ। तो वो देखकर वो लेडी एक बोतल को लेकर उसको खोलकर सूंघने लगती है और कहने लगती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी पिल की स्मेल है। और शौक होते हुए फैंग से कहने लगती है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट भी हो? और वो बैग की ओर इशारा करते हुए कहने लगती है, क्या तुम ये सारी की सारी पिल्स यहाँ पर बेचना चाहते हो? तो फैंग कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रही हो, इसके अंदर एनर्जी रिकवरी पिल और गोल्ड सोर पिल दोनों ही है। तो ये बात सुनकर तो वो लेडी और भी ज्यादा शौक हो जाती है और कहने लगती है, क्या एनर्जी रिकवरी पिल और गोल्ड सोर पिल? सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है, ये तो सारी ग्रेड 2 की पिल है। और वो थोड़ा सा लड़खड़ाने लगती है तो उसकी हेल्पर आकर उसे पकड़ते हुए कहने लगती है, बॉस क्या आप ठीक है? और उनको ऐसा करते हुए देखकर फैंग कहने लगता है, अगर तुम इन पिल्स को नहीं खरीद सकती तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरे स्टोर में जाकर इन पिल्स को बेच दूंगा। तो फैंग की ऐसी बात सुनकर वो लेडी बहुत ही ज्यादा चिपकू होते हुए उस बैग को उठाते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं हम इन सारी पिल्स को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर वो लेडी सारी पिल्स की बोतल को देखकर कहने लगती है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ये ग्रेड 2 की पिल है और एक बोतल की कीमत 2 मिलियन है।
यहाँ पे टोटल 211 बोतल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी बोतल का प्राइस 422 मिलियन हुआ। आखिरकार तुम इसका क्या करना चाहते हो? और ये कहते हुए वो सोचने लगती है, वैसे तो मेरे सारे के सारे पैसे इन्हें खरीदने में खर्च हो गए, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश और ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ। तो फैंग कहने लगता है डील, और सोचने लगता है ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डबल मिला है, और मेरी बोतल्स भी थोड़ी ज्यादा निकली है। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत गिन दिया हो। और फिर फैंग उस शॉप से बाहर निकलते हुए कहने लगता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, इसीलिए तुम और भी बोतल्स खरीदने के लिए तैयार रहना। और हम देखते हैं कि वो लेडी फैंग को बाहर जाते हुए देखकर कहने लगती है, तो ये एक ग्रेड 3 का एल्केमिस्ट भी है। नो वंडर कि ये अकेडमी का फर्स्ट पावर रैंकिंग वाला स्टूडेंट है। तभी उस लेडी की हेल्पर आकर कहने लगती है, बॉस जैसा कि आपने उसको प्राइज ऑफर किया है उस हिसाब से तो हमारा स्टोर ज्यादा कुछ नहीं कमा पाएगा। तो ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक ग्रेड 3 के एल्केमिस्ट के साथ संबंध बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से स्टोर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए उसके साथ संबंध बनाने के लिए चाहे हमें नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े, हम वो सब करेंगे जो उन्हें करने की जरूरत है। और इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि स्ट्रीट में घूमते हुए सोच रहा होता है, मैं जल्दी ही करके और ज्यादा पिल्स बनाऊंगा ताकि मैं जल्दी से 1000 मिलियन कमा लूं और जल्दी से एक अच्छा सा घर खरीद पाऊं ताकि ऑर्फनेज के लोगों को इनर सिटी के अंदर मूव करा पाऊं। तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, तुम सच में ऑर्फनेज के लोगों को इनर सिटी के अंदर मूव कराने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। अगर तुम इस एनर्जी को कल्टीवेशन में यूज करते तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। तो मिस मिरर की ऐसी बात सुनकर फैंग थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और कहने लगता है, क्योंकि वो मेरा घर है और मेरी पिछली लाइफ में मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था काम करने के लिए, इसलिए मुझे घर के बारे में कोई फीलिंग ही नहीं थी। और जब मैं दोबारा से रिबॉर्न हुआ इस दुनिया में, तब एक्साइलैन और डायरेक्टर ने मुझे जगाया, तब मुझे पता चला कि घर आखिरकार होता क्या चीज है। इसीलिए मैं अब इस घर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, और जो भी मुझे डायरेक्टर और बाकी लोगों से मिला है मैं उन्हें रीपे करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हम देखते हैं कि फैंग उस स्ट्रीट के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। तभी फैंग की नजर गोल्ड स्वार्ड वेपन ट्रेड सेंटर पर पड़ती है, तो उसे देखकर वो कहने लगता है, मैंने इस नाम को पहले कहीं तो सुना है, और चलो चलकर अंदर देखते हैं। और हम देखते हैं कि फैंग उस स्टोर के दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है, तो उसके सामने 2 खतरनाक बॉडीगार्ड खड़े हुए होते हैं और वो कहने लगते हैं, अभी स्टोर खुला नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसके खुलने का इंतजार करना चाहिए, चलो बाहर निकल जाओ। तभी उन बॉडीगार्ड की नजर फैंग की ड्रेस पर पड़ती है और वो उसे देखकर चौंकते हुए कहने लगते हैं, ये तो अकेडमी का फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट है। और फिर वो जल्दी से झुककर सॉरी मांगते हुए कहने लगते हैं, प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए, हम जल्दी से जाके प्रेसिडेंट को अभी बुलाते हैं। तो फैंग उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगता है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही चेक करने आया था कि यहाँ पर आखिरकार मिलता क्या है, तो तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बॉडीगार्ड फैंग की कोई बात नहीं सुनते और तुरंत ही वहां से भाग लेते हैं। तो फैंग इधर उधर देखते हुए कहने लगता है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इधर उधर चेक कर लूंगा कि आखिरकार यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी मुझे जरूरत हो। तभी उसकी नजर एक डैगर पर पड़ती है और वो उसे देखते हुए कहने लगता है, वैसे मेरे पास ब्लेड इंटेंट है, इसलिए क्या मुझे एक ब्लेड को ले लेना चाहिए। पर तभी फैंग किसी कारण से बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी नजर एक स्वार्ड पर पड़ती है जो कि पियरलेस ब्लेड स्वार्ड होती है और वो दिखने में भी बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रही होती है। तो उसे देखकर फैंग के मुंह से लार टपकने लगती है और वो कहने लगता है, वैसे मुझे झाऊ शेंग की ब्लड ब्लेड को लेने में बहुत ही ज्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ी, लेकिन ये वाली ब्लेड मुझे उससे भी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी फैंग के पीछे से आवाज आती है, ब्रदर फैंग यून, क्या तुम सच में यहाँ पे आए हो? और हम देखते हैं कि गोल्ड स्वार्ड कंपनी का प्रेसिडेंट वहाँ पर बॉडीगार्डों के साथ आ रहा होता है और वो कहने लगता है, अकेडमी के फर्स्ट पैलेस को वेलकम करना सच में मेरे लिए ऑनर की बात है। तो फैंग उसे देखकर पहचान जाता है और कहने लगता है, आप तो वही अंकल है ना जिसने मेरी सेबर टूथ टाइगर को हैंडल करने में हेल्प की थी नाइट स्नो फॉरेस्ट के अंदर। तो ये सुनकर वो भी कहने लगता है, हाँ वो मैं ही हूँ।
और इधर फैंग सोच रहा होता है अकेडमी के फर्स्ट प्लेस पर आने की वजह से सच में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। पर तभी वो अंकल कहने लगते हैं, ओ या मैं वैसे पावर रैंकिंग इवेंट के अंदर फाइट देखने गया था और सच में ब्रदर फैंग तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट की और तुम्हारी फाइट को देखकर मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि तुम यहाँ पर एक सूटेबल ब्लेड को लेने आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर जो भी ब्लेड पसंद आए तुम उसे गिफ्ट समझ कर रख सकते हो और तुम्हें उस ब्लेड का एक भी रुपया चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।